हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, ये हमारी लीगल एप्टीट्यूड की 22nd क्लास है और लीगल एप्टीट्यूड के अंदर हमारा कंपनी लॉ चल रहा है, तो ये कंपनी लॉ की 7th क्लास है। राइट। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर, दीप ज्ञान क्लासेस जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं। नोट्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811196732। तो आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट सेंड कीजिए कि आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की, और हमारा ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए। हम अब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे और आपको सारे नोट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए जी, कंपनी लॉ में हम लोगों को स्टार्ट करना है काइंड ऑफ कंपनी से। राइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया। उसके अलावा सेक्शन 1 दैट इज शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इलीगल एसोसिएशन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है टाइप ऑफ कंपनीज से। हाँ जी, टाइप ऑफ कंपनीज, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेस है बेसिकली कंपनी लॉ का, कि कंपनीज एक्ट 2013 में कौन कौन सी कंपनीज इनकॉर्पोरेट की जा सकती है। ठीक है, वैसे ब्रॉडली हम लोग कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: चार्टेड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज। चार्टेड कंपनीज का मतलब कहता है जी एक ऐसी कंपनी जिसका चार्टर का मतलब क्या है, कहता है बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करे ऐसा डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, तो उसे हम बोलेंगे चार्टर। राइट। तो जी ऐसी कंपनी जिसका चार्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, कहता है जी क्राउन का मतलब किंग या क्वीन। जैसे कि बड़ा कॉमन एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन क्वीन थी, डायरेक्टली उसके अंडर थी। राइट। तो उसका चार्टर किसने प्रोवाइड किया था, क्वीन ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो कुल मिला के कंपनी क्रिएटेड बाय किंग या क्वीन, अगर आप सिंपल वर्ड्स में याद रखना चाहे तो क्रिएटेड बाय किंग या क्वीन, सिंपल सा। उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, चार्टर्ड कंपनी। तो आज की डेट में इंडिया में चार्टर्ड कंपनी का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्री कंट्री है। राइट। फिर दूसरा जी स्टैट्यूटरी कंपनीज का मतलब कंपनी एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इनको हम ना एक्चुअल में कंपनीज नहीं बोलते हैं, हम एक्चुअल में इनको बॉडी कॉरपोरेट्स बोलते हैं। बॉडी कॉरपोरेट्स कह लीजिए या कॉरपोरेशन कह लीजिए, या फिर जैसे कि हमारे पास पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। राइट। तो जिन कंपनीज के लिए स्पेसिफिक एक लॉ बनाया गया है, जिन बॉडी कॉरपोरेट्स के लिए स्पेसिफिक एक लॉ बनाया गया है, जैसे कि LIC के केस में हमारे पास इंश्योरेंस एक्ट है, तो LIC को इंश्योरेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। RBI को RBI एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। UTI एक्ट है हमारे पास, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो मतलब जिनको स्पेसिफिकली एक लॉ में एस्टेब्लिश किया गया है, जिनको स्पेसिफिकली एक लॉ में, चाहे वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ लॉ। ठीक है जी। तो ऐसी जो कंपनीज हैं इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बॉडी कॉरपोरेट, या आप कह सकते हैं कॉरपोरेशंस। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। और तीसरी जो कंपनीज हैं मतलब रजिस्टर्ड कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जो कि स्पेसिफिकली किस में क्रिएट की जाती है, कंपनीज एक्ट 2013 में या किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ में। जैसे कि प्रीवियस कंपनी लॉज के एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया में, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 1913, ये क्या है, प्रीवियस कंपनी लॉ।
तो अगर किसी कंपनी लॉ के अंदर किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, रजिस्टर किया गया है, तो उस टाइप की कंपनी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनीज। क्या बोलते हैं उस टाइप की कंपनी को? रजिस्टर्ड कंपनीज। ठीक है, तो जिस स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी में क्या डिफरेंस है? देखो, हम कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन का मतलब क्या है? कॉरपोरेशन, या मैं कहूं बॉडी कॉरपोरेट, इनका मतलब क्या है? कहता है जी विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब जी कहता है जी कंपनी लॉ भी तो लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट है। कंपनी लॉ भी तो लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट है, और कंपनी लॉ के अलावा और भी लॉज हो सकते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि जी इंश्योरेंस एक्ट है, लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, जैसे कि आरबीआई एक्ट है, लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, जैसे कि हमारे पास यूटीआई एक्ट है, लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, अब जी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर एलआईसी को एस्टेब्लिश किया गया, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर एलआईसी को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक, तो जी यहाँ पर पावर्स दी गई होगी एलआईसी को, एलआईसी की क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फाउंडेशन रहेगी, सब कहाँ बताया गया होगा? इंश्योरेंस एक्ट में बताया गया होगा। अब एलआईसी क्या है? कहता है जी कॉरपोरेशन। एलआईसी क्या है? कॉरपोरेशन या बॉडी कॉरपोरेट। एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, एलआईसी क्या है? कॉरपोरेशन या बॉडी कॉरपोरेट। अब जी यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड होने के बाद एलआईसी अपने आप को कंपनी लॉ में भी रजिस्टर करवा सकती है। जैसे कि बैंक्स है, बैंक्स को बैंकिंग एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए, और बैंक चाहे तो कंपनी लॉ में भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक, तो अगर एलआईसी कंपनी लॉ में भी अपने आप को रजिस्टर करवा लेगी तो एलआईसी क्या कहलाएगी? कॉरपोरेशन, बॉडी कॉरपोरेट तो कहलाएगी, साथ में कंपनी भी कहलाएगी। क्यों? एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ। और जी कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 1 जो कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कहा था कि जी कंपनी लॉ इंश्योरेंस कंपनीज पर भी एप्लीकेबल है। इसी तरह कंपनी लॉ कहता है जी कोई भी ऐसी कंपनी विच इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल लॉ, विच इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर सेपरेट लॉ, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। बस क्या करना है कि भाई इनको अपने आप को कंपनी लॉ में भी रजिस्टर करवा लेना है। ठीक, अब जी दूसरी तरफ एक हमारे पास है, लेट्स से रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रजिस्टर्ड है? कहता है कंपनी लॉ में। रिलायंस लिमिटेड के लिए कोई अलग से लॉ तो नहीं बना हुआ। तो जी रिलायंस लिमिटेड क्या है? सिर्फ कंपनी। रिलायंस लिमिटेड क्या है? सिर्फ कंपनी। क्या रिलायंस लिमिटेड को हम बॉडी कॉरपोरेट नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब क्या है? एस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ ऑफ एक्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो भैया ये कंपनी लॉ भी तो लॉ बाय पार्लियामेंट है। इसमें अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो वो कंपनी भी क्या कहलाएगी? कहता है वो कंपनी भी कॉरपोरेशन और बॉडी कॉरपोरेट कहलाएगी। इसका मतलब एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट। क्यों? क्योंकि कंपनी इज रजिस्टर्ड, या आप कह सकते हैं एस्टेब्लिश्ड, या आप कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ विच इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट, राइट। तो एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट, बट एवरी बॉडी कॉरपोरेट every body corporate is not a company। क्यों?
अगर LIC अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं करवाएगी तो LIC सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट अ कंपनी, राइट। आरबीआई एक्ट में एस्टेब्लिश्ड है और आरबीआई ने अपने आप को कंपनी लॉ में रजिस्टर भी नहीं करवाया हुआ, तो आरबीआई इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी। तो हम कह सकते हैं एवरी कंपनी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट अ कंपनी, ठीक है। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी लॉ में भी अपने आप को रजिस्टर करवा ले तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनी। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनी। अ कंपनी whose charter is given by a special statute, ठीक है। और जो सिर्फ कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है उसमें क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड कंपनीज। आ जी तो हम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, रजिस्टर्ड कंपनीज मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। तो जी सेक्शन 3, अब जी सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सेक्शन 3, सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया, क्या है कंपनी लॉ का, कहता है जी शोर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी, ये सब सेक्शन 1 में बताया हुआ है, ठीक। सेक्शन 2 जो है वो क्या है, कहता है जी डेफिनेशंस। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, इन सब की डेफिनेशंस कहाँ दी गई है, सेक्शन 2 में। अब जी सेक्शन 3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 3 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया 3 तरह की ही कंपनी हो सकती है। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ने क्या कहा कि कंपनी में भी आइदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अ कंपनी में भी आइदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में रखिए, सिर्फ 3 ही तरह की कंपनी हो सकती है, या तो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी या 1 पर्सन कंपनी। तो ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। फिर कहा सब सेक्शन 2 ने, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 ने कहा कि जी जो ये आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, सच कंपनी मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मे बी अनलिमिटेड कंपनी। इसी तरह पब्लिक कंपनी मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर अनलिमिटेड कंपनी। और इसी तरह 1 पर्सन कंपनी केस में कहता है कंपनी मे बी लिमिटेड बाय शेयर, मे बी लिमिटेड बाय गारंटी और मे बी अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कहता है जी हम सिर्फ 3 ही तरह की कंपनी बना सकते हैं। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, ये आपको याद रखना पड़ेगा सेक्शन, ठीक। या तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी या फिर 1 पर्सन कंपनी। कहता है जी जो ये प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स, मे बी लिमिटेड बाय गारंटी और मे बी अनलिमिटेड। किसने कहा, सब सेक्शन 2 ने। सेम केस पब्लिक कंपनी के साथ है, मे बी लिमिटेड बाय शेयर, मे बी लिमिटेड बाय गारंटी, मे बी अनलिमिटेड। सेम केस 1 पर्सन कंपनी के साथ है कि 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या 1 पर्सन कंपनी अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड 1 पर्सन कंपनी। 3 कैटेगरीज हो सकती है हर कंपनी में, ठीक। एक चौथी भी हो सकती है जो कि सब सेक्शन 2 ने नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर हम जो शेड्यूल देखते हैं तो वहाँ से पता चलता है, शेड्यूल 1 से पता चलता है कि यार एक चौथी भी कंपनी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी विच इज़ लिमिटेड बाय गारंटी लेकिन उसकी शेयर कैपिटल भी है। तो चौथी कैटेगरी भी हो सकती है। तो भैया प्राइवेट कंपनी में भी 4 कैटेगरी हो सकती है, पब्लिक कंपनी में भी 4 कैटेगरी हो सकती है, 1 पर्सन कंपनी में भी 4 कैटेगरी हो सकती है, ठीक है जी। इट मीन्स अ पब्लिक कंपनी में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, फिर जी अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। इनफैक्ट 5 कैटेगरी मान लीजिए। चलिए इसी तरह प्राइवेट कंपनी केस में, इसी तरह 1% कंपनी के केस में। यहाँ तक क्लियर? आ जाइए जी। अब कहता है कि हम कंपनीज़ को और कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कहता है एक प्राइवेट कंपनी है, लेट्स से प्राइवेट कंपनी है और कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर है। एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दिस मे बी इंडियन कंपनी, मे बी फॉरेन कंपनी, या फिर कहता है दिस मे बी गवर्नमेंट कंपनी। चलिए अलग से लिखता हूँ। कहता है कैटेगरीज क्या हो सकती है कि भैया ये है, इट मे बी इंडियन कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फॉरेन कंपनी, मतलब इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, चलो मान के चलते हैं एक प्राइवेट इंडियन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, इट मे बी अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि शेयर होल्डिंग, मेजर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है या गवर्नमेंट के पास नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास है 51% शेयर लेट से, तो हम मान के चलेंगे कि क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनी है यार, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर इतने शेयर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो हम क्या मान के चलेंगे, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मेजर शेयर्स नहीं है कंपनी के। ठीक है, तो इस तरह से भी कैटेगराइज किया जा सकता है कंपनीज़ को। तो जी इन बेसिस पर कहता है कंपनी में भी सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, कहता है होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, स्मॉल कंपनी, एसोसिएट कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इतनी सारी तरह की कंपनीज हो सकती है, इतनी सारी तरह की कंपनीज हो सकती है कैटेगराइज करना चाहे तो। ठीक, मेन कैटेगरी क्या है, कहता है या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी या 1% होगी। प्राइवेट है तो देख लो कि भैया लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। इसी तरह पब्लिक है तो देख लो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। इसी तरह 1% कंपनी है तो देख लो लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है। ठीक, वैसे इन जनरल आप जितनी भी कंपनीज देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो क्या पाती है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और जितनी भी आप ऐसी कंपनीज देखते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, वो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी पा सकती है या प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी पा सकती है। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी तो आपने बहुत कम देखी होगी या फिर हो सकता है देखी ही ना हो। ठीक है जी, आ जाइए सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट कंपनीज क्या होती है। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी तो कौन से सेक्शन में डिफाइंड की गई है। अब अगर आप अपना रेफरेंस मटेरियल देखेंगे जो आईसीएसआई ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें सेक्शन नहीं दिए हुए, लेकिन मैं सेक्शन बता रहा हूँ, याद करने हो तो कर लीजिए, नहीं करने हो तो आपकी मर्जी है। सेक्शन 2 क्लोज 68, सेक्शन 2 क्लोज 68। इसे हम क्लोज क्यों बोल रहे हैं, सब सेक्शन क्यों नहीं बोल रहे, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे स्टार्टिंग से, तो मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, जब मैंने लॉ डिफ़ाइन किया था या लॉ को कैसे पढ़ेंगे ये डिफ़ाइन किया था। आज ये जी प्राइवेट कंपनी। अब जी प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। 4 दोस्त थे, ठीक है, चारों आपस में मिलकर काम करना चाहते थे। अब ये चारों के पास 2 ऑप्शन थी, या तो पार्टनरशिप के फॉर्म में काम कर सकते थे या कंपनी फॉर्म में काम कर सकते थे। अब जी जब पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को कंपेयर किया इन्होंने, तो इन्हें लगा यार कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एडवांटेज ज़्यादा है।
लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, रिस्क लिमिटेड रहेगा, राइट। तो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस की जो भी बेनिफिट्स है वो सब मिलेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जी कंपनी बनाएंगे। तो जी 25-25 हज़ार रुपये चारों जेब में लेकर चल दिए काम करने के लिए। इन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा ABCD प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के नेम के पीछे हम क्या लिखते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो उसके नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा जाता, सिंपल लिमिटेड लिखा जाता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या लिखा जाता है? प्राइवेट, PVT या प्राइवेट पूरा। तो जी इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई। अब प्राइवेट कंपनी इन्होंने क्यों बनाई? इनका मेन मोटिव क्या था कि यार हम किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। मेन मोटिव क्या था कि हम किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। भाई जो भी पैसा लगेगा बिजनेस में वो हमारे पास है, हम किसी से फंड्स रेज भी नहीं करना चाहते, हम किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते। हम लोग एक क्लोज सर्कल में काम करना चाहते हैं, प्राइवेटली काम करना चाहते हैं, किसी और की या पब्लिक की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। तो ये सोचकर इन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई थी, ठीक है। अब जी मान के चलिए कुछ टाइम बाद आफ्टर 6 मंथ्स डी की फाइट हो जाती है इन सब से। अब डी कहता है भैया मुझे काम नहीं करना। तो डी क्या करेगा? अपने जो शेयर्स हैं 25,000 रुपये के शेयर्स डी ने ई को सेल कर दिए। कंपनी से बाहर निकल गया डी, अपने शेयर्स ई को सेल कर दिए। अब जी डी की जगह पर कौन आ गया? कहता है डी की जगह पर ई आ गया। डी की जगह पर ई आ गया। अब ई जो था वो बेसिकली ना ए को पसंद था, ना बी को पसंद था, ना सी को पसंद था। लेकिन क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है और यहाँ पर मेंबर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, सेल कर सकता है, तो ए बी सी कुछ कर भी नहीं पाए। तो डी ने अपने शेयर्स ई को ट्रांसफ़र करे, डी निकल गया। अब जी ई आ गया और ई हर बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगा, हर डिसीजन में इंटरफेयर करने लगा, ठीक है। तो अब ये जो ए बी सी थे ये सोच रहे थे कि यार इससे अच्छा तो हम पार्टनरशिप में ही काम कर लेते। कम से कम पार्टनरशिप में किसी और को पार्टनर तो नहीं बना सकते बिना बाकी सारे पार्टनर्स की कंसेंट के, राइट। भाई हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के एडवांटेजेस लेने थे, लेकिन ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज बन गया। ये तो हमारे लिए डिसएडवांटेज बन गया। डी अपने शेयर हमारे ही दुश्मन को, हमारे कंपटीटर को सेल करके चलता बना, और हम ना चाहते हुए भी हमारा कंपटीटर हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो जी ये चीज़ गवर्नमेंट को भी समझ में आई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं अगर आपको पब्लिक से फंड्स रेज नहीं करने। पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिखूँगा, लिखने में बड़ा आलस मानता हूँ मैं। नो पब्लिक फंड्स मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। आप लोगों के पास अपने फंड्स हैं, सफिशिएंट है, आपको पब्लिक से फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन आप चाहते हैं कि यार ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप चाहते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। ऐसे नहीं है कि जो मर्जी जब मर्जी किसी को भी शेयर ट्रांसफ़र करके चल दिया ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जैसे कि अगर डी को अपने शेयर सेल करने भी थे तो पहले उसे ए बी सी को ऑफ़र देनी चाहिए थी कि भैया मुझे काम नहीं करना है, मैं अपने शेयर सेल करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई परचेज़ करना चाहे तो आप परचेज़ कर लो, अगर आप में से कोई भी परचेज़ नहीं करेगा तो मैं किसी और को सेल कर दूँगा, राइट। तो एक जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन है कि उसने पहले ऑफ़र किसको देनी पड़ेगी? एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि भैया अगर आप लोगों में से कोई परचेज़ करना चाहे तो आप परचेज़ कर लो, फिर कोई बाहर का बंदा कंपनी में नहीं आएगा। अगर आप में से कोई परचेज़ करने को तैयार नहीं है तो फिर मैं बाहर वाले को सेल कर दूंगा, फिर देख लेना बाहर का बंदा कंपनी में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ मना नहीं किया जा रहा
मना नहीं किया जा रहा, प्रोहिबिट नहीं किया जा रहा, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कि अगर कोई भी मेंबर अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो पहले ऑफ़र देगा एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है उस पर परचेज़ करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो किसी और को सेल कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर आप रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं तो आप एक कंपनी बना सकते हैं और उस कंपनी का नाम दिया गया प्राइवेट कंपनी। उस कंपनी को क्या कहा जाएगा? प्राइवेट कंपनी, कि भाई जो लोग ये कंपनी बना रहे हैं वो प्राइवेटली काम करना चाहते हैं। ठीक, तो जी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा कि देखिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है in case of private company that shall not exceed 200। आप कह रहे हैं कि हम प्राइवेटली काम करना चाहते हैं, हम तो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, हम चाहते तो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते थे, या फैमिली है तो हम एचयूएफ में भी काम कर सकते थे, बट हमें कंपनी फॉर्म बिजनेस के एडवांटेज चाहिए तो हम कंपनी के फॉर्म में काम करना चाहते हैं। तो मतलब आप पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया मेंबर्स शैल नॉट एक्सीड 20, मैक्सिमम कितने 200, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं 200। अगर 200 से ज़्यादा मेंबर्स हुए कंपनी के तो लो मान के चलेगा दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ अ पब्लिक कंपनी। आप पब्लिक तक अप्रोच कर रहे हैं, शेयर्स सेल कर रहे हैं, पब्लिक को अपना मेंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो जी अगर 200 तक मेंबर्स रहेंगे आपके मैक्सिमम तो मान के चलेंगे प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो जी सबसे पहले क्या बताई? लिमिटेशन। दूसरी चीज़ क्या कही? कहता है जी रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की? ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। लॉ ने कहा जी देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें आप क्लियर कट लिखेंगे कि भैया हमारे शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है और हमने ट्रांसफरेबिलिटी पर ये कंडीशन लगा रखी है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। प्रोहिबिट नहीं कर सकते आप, बट यू कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कि भाई आप जो क्लोज सर्कल है उसी में कंपनी के शेयर्स रहे, उसके लिए आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मैंने एग्जांपल दिया कि भैया अगर कंपनी छोड़कर कोई भी जाना चाहता है तो अपने शेयर्स सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफर करेगा। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स परचेज करने को तैयार नहीं है तो फिर किसी को भी सेल कर सकता है बंदा, राइट। तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तीसरा कहा जी प्रोहिबिशन। किस चीज़ पर प्रोहिबिशन? कि भैया पैसे मांगने के लिए पब्लिक के पास नहीं जाओगे, तभी तो आप कह रहे हो ना प्राइवेटली काम करोगे, तो पैसे मांगने के लिए पब्लिक के पास नहीं जाओगे। तो प्रोहिबिशन किस चीज़ के लिए? ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। कि भैया आप पब्लिक को इनवाइट नहीं करोगे कि हमारे शेयर्स ले लो, हमारे शेयर्स ले लो। ठीक है, अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और एग्जिस्टिंग मेंबर शेयर नहीं परचेज करना चाहते तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर सेल करोगे। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब 1 to 1। भाई जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो किसी अपने नोन से पूछ ले कि इन्वेस्ट करने का मूड है नहीं है, या डायरेक्टर किसी अपने नोन से पूछ ले कि इन्वेस्ट करने का मूड है नहीं है कंपनी के अंदर, राइट। तो प्राइवेटली आप सेल कर सकते हो बट पब्लिकली सेल नहीं करोगे। हाँ जी जो मर्जी चाहे कंपनी के शेयर्स ले सकता है, ये वाला काम नहीं करोगे। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूँ कि कंपनी शेयर्स दो तरह से इशू कर सकती है, या तो पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू का मतलब क्या है? anyone from the public can purchase the shares, subscribe the shares।
तो कंपनी कह रही है जी हमें 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, हमारा एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल मिलाकर हम 10,000 शेयर ऑफ़र कर रहे हैं। कितने शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं? 10,000 शेयर्स। तो एनी वन फ्रॉम द पब्लिक कैन सब्सक्राइब अवर शेयर्स। तो ये क्या हो गया? पब्लिक इशू। ठीक है, जहाँ किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं दी जा रही, बल्कि एक आ जा रहा है एनी वन फ्रॉम द पब्लिक कैन सब्सक्राइब आवर शेयर्स, तो दिस इज़ पब्लिक इशू। लेकिन जहाँ पर हम कह रहे हैं 1-to-1 प्लेसमेंट, मतलब जिसको ऑफर दी जा रही है सिर्फ वही कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर सकता है और कोई नहीं। तो जी अगर ऑफर दी जा रही है राम को, तो सिर्फ राम सब्सक्राइब कर सकता है, राम के अलावा कोई और सब्सक्राइब नहीं कर सकता। दिस इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर सिर्फ प्राइवेटली प्लेस कर सकती है। इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स। ठीक है जी, बस इन 3 बातों का ध्यान रखना है आपको। और ये तीनों बातें कहाँ पर लिखी होनी चाहिए? आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो हम आपकी कंपनी को स्टेटस देंगे प्राइवेट कंपनी का। अगर इनमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हुई, आपने एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करी, तो हम ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी को स्टेटस दे देंगे पब्लिक कंपनी का। ठीक है। प्राइवेट company is generally created by a group of persons who don't want to raise funds from the public by issuing securities and who don't want to involve public in the business and decision making process. For example, family business in the form of company instead of HUF, या फिर business by a group of friends or known persons in the form of company instead of partnership. तो जी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में दी हुई है। अब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो जी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी तक नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्या प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए या प्राइवेट कंपनी के लिए कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल बताई हुई है? द आंसर इज़ नो। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। तो आप चाहे तो 1 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लॉजिकली मतलब अगर हम देखें बाय वर्ड्स देखें तो नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 कंडीशंस होनी चाहिए। क्या? रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, तो पहली आ गई रिस्ट्रिक्शन, दूसरी आ गई लिमिटेशन, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, तीसरी आ गई प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो जी यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज़। इसका मतलब ना तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर सकती, ना अपने डिबेंचर्स ऑफर कर सकती, ना कोई और सिक्योरिटी ऑफर कर सकती। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ना शेयर्स ऑफर कर सकती, ना डिबेंचर्स ऑफर कर सकती, ना ही कोई और सिक्योरिटी ऑफर कर सकती। ठीक, दूसरी चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगा, यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है दैट इज़ ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, नॉट ऑन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। तो क्या डिबेंचर होल्डर्स मोर देन 200 हो सकते हैं? यस, डिबेंचर होल्डर्स मोर देन 200 हो सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स मोर देन 200 नहीं हो सकते, मेंबर्स मोर देन 200 नहीं हो सकते। ठीक है, तो जी 3 कंडीशन याद रहेगी। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो लिखा हो ना, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, इसका भी अभी लॉजिक समझाता हूँ। दूसरी कंडीशन याद रखिए, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। और तीसरी कंडीशन क्या है? प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स या सिक्योरिटीज़। और ये तीनों ही कंडीशन कहाँ लिखी होनी चाहिए? कहता है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में, कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। अब जी लास्ट प्रीवियस क्लासेज में मैं समझा चुका हूँ AOA क्या होता है, MOA क्या होता है, उन्हें देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली इंटरनल रूल बुक कह सकते हैं हम AOA को। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन लिखी होनी चाहिए। और आप ROC को कहो कि बाबूजी हम लोग प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, देखिए हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तीनों कंडीशंस हैं।
लिखी हुई है हमने, तो आरओसी आपको एज ए प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर लेगा। ठीक है जी। नोट में दिया हुआ है टिल डेट नथिंग हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड, तो कोई पेड अप मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं की हुई। दूसरी चीज़, इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर्स, जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट होता है ना, एक अकाउंट दो लोगों के नाम पर, जॉइंट अकाउंट होल्डर, या बैंक का जो लॉकर होता है वहाँ पर हम जॉइंट लॉकर ओपन करवा सकते हैं, राम और श्याम ने मिलकर एक लॉकर ले लिया बैंक का। इसी तरह कंपनी के शेयर्स भी मिलकर लिए जा सकते हैं, राम और श्याम ने मिलकर कंपनी का एक शेयर ले लिया, ठीक है, तो वहाँ कंपनी के पास लिखवा देते हैं बेटा ये जो शेयर है ये खाली राम का नहीं है, खाली श्याम का नहीं है, राम और श्याम जॉइंट शेयर होल्डर है। तो भैया जॉइंट शेयर होल्डर के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, कहता है अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं जॉइंटली, तो कहता है हम लोग उन्हें एक सिंगल मेंबर कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 200 मेंबर्स एज पर क्लोज 68। ठीक है, तो मान के चलो कि भैया कंपनी के 50 शेयर होल्डर हैं और इन 50 मतलब दो लोगों ने मिलकर एक शेयर लिया हुआ है, तो उनको एक ही कंसीडर किया जाएगा, दो कंसीडर नहीं किया जाएगा उनको। ठीक, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो गई तो एक चीज़ और बताता हूँ। कंपनीज के केस में ना एम्प्लॉयज़ को अपने पास रिटेन रखने के लिए, देखिए अच्छे एम्प्लॉयज़ हर कंपनी को चाहिए। अब किसी नए एम्प्लॉय को जब हायर किया जाता है तो उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तब जाके वो कंपनी के लिए एसेट बन जाते हैं। ट्रेनिंग पीरियड में तो कायदे से कंपनी उनके ऊपर खर्चा कर रही है, वो कंपनी क्या काम कर रहे हैं, तो कंपनी ने ट्रेंड करेगी, उसके बाद वो कंपनी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। अब जी किसी एम्प्लॉय को कंपनी ने हायर किया 5 लाख रुपए के पैकेज पर, उसको ट्रेन करने के लिए कंपनी ने खर्चा किया लेट से 10 लाख रुपए का, और जब वो कंपनी की एसेट बन गई, कंपनी उसे लेट से 5 लाख से इंक्रीमेंट दे रही है, कंपनी कह रही चलो जी अब आपकी 7 लाख रुपए का पैकेज हो गया, क्योंकि नाउ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय। अब जी जब वो प्रॉपर एसेट बन गई, ट्रेंड हो गया उस काम के अंदर, तो दूसरी कंपनी आएगी, दूसरी कंपनी कहेगी यार मैं 8 लाख का पैकेज दूंगी, तू मुझे ज्वाइन कर ले। मतलब मेहनत करी कंपनी 1 ने और दूसरी कंपनी सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा देकर एम्प्लॉय को ले जाएगी, तो बेनिफिट किसको मिलने वाला है, कंपनी 2 को। अब जी कंपनी 1 चाहेगी कि मेरी एसेट मेरे पास है, मेरा एम्प्लॉय जो स्पेसिफिकली जिसे मैं एसेट कंसीडर कर रहा हूँ वो मेरे पास ही टिका रहे, क्योंकि उसके ऊपर मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए, उसे ट्रेन किया, उसे टाइम दिया है, उसकी गलतियाँ माफ़ करी है, उसे एक्सपीरियंस दिया है। तो कंपनी ना लालच देगी एम्प्लॉय को, क्या लालच देगी कंपनी एम्प्लॉय को, कि भैया अगर आप मेरे पास 1 साल तक टिके रहोगे तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर आप कंपनी के शेयर्स मार्केट वैल्यू से 30% कम में ले सकते हो, 30% लेस देन मार्केट वैल्यू कंपनी आपको शेयर्स देगी अपने। तो अगर मार्केट में कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो आपको वही शेयर 70 रुपये में कंपनी दे देगी, ठीक है, लेट से 100 शेयर्स देगी कंपनी आपको या 1000 शेयर्स देगी। तो जी एम्प्लॉय को लगेगा यार 30 रुपये एक शेयर पे फ़ायदा, 1000 शेयर मिलेगा मुझे, तो जी 30,000 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। या फिर जो ऐसे बड़े एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके केस में कंपनी कहती है कि भैया हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे आफ्टर 1 ईयर। तो एम्प्लॉय को लगेगा भैया 30 रुपये एक शेयर पे फ़ायदा, 10,000 शेयर्स मिलेंगे, तो 3 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा मुझे। जिन शेयर की मार्केट वैल्यू 100 रुपये वो मुझे 70 में मिलेंगे, तो मुझे 3 लाख रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस टाइप का लालच कंपनी एम्प्लॉयज़ को देती है। अब यहाँ पर कंपनी की इंटेंशन क्या पब्लिक से फंड्स रेज करना है, द आंसर इज़ नो। यहाँ पर कंपनी की इंटेंशन क्या है, कहता है एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करना। कंपनी शेयर्स अपने दे रही है,
शेयर सेल कर रही है एक तरह से, राइट। लेकिन कंपनी की इंटेंशन फंड रेज करना नहीं है, कंपनी की इंटेंशन है एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन करके रखना। तो जी लो ने ये बात समझी और लो ने कहा कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रही है विद द इंटेंशन टू रिटेन द एम्प्लॉय, विद द इंटेंशन टू रिटेन द एम्प्लॉय, मतलब जहां पर कंपनी की इंटेंशन इज नॉट टू रेज द फंड बट टू रिटेन द एम्प्लॉय, तो भैया वो एम्प्लॉय को सेक्शन 2 क्लोज 68 के पॉइंट से कंपनी का मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा, कंपनी का मेंबर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगा रखी है ना 200 मेंबर्स की प्राइवेट कंपनी के केस में। कहता है इस 200 में एम्प्लॉय को कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर कंपनी एम्प्लॉय को देती है विद द इंटेंशन टू रिटेन द एम्प्लॉय। अगर कंपनी की इंटेंशन है कि एम्प्लॉय को शेयर्स दिए जा रहे हैं फॉर रेजिंग द फंड्स, तो फिर काउंट किया जाएगा उस एम्प्लॉय को, ठीक है। तो जी कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहा गया फर्दर persons who are in the employment of the company and persons who having been formally in the employment of the company were the member of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased shall not be included in the number of members, private company के केस में, ठीक है। Here two factors are important: intention of the company behind the allotment of shares, period during which the shares are allotted। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मिस्टर ए और कंपनी का नाम PQ लिमिटेड। मिस्टर ए ने जॉब ज्वाइन करी लेट्स से 1 जनवरी 2020 को और जॉब छोड़ दी लेट्स से 30 सितंबर 2020 को, ठीक है, या 30 सितंबर 2022 को। अब जी अगर मिस्टर ए ने यहाँ पर कंपनी के शेयर्स लिए थे तो मिस्टर ए को मेंबर कंसीडर किया जाएगा, क्यों? एम्प्लॉय बनने से पहले ही शेयर ले लिए, तो इसका मतलब कंपनी की इंटेंशन मिस्टर ए को रिटेन करने की तो नहीं थी, क्योंकि जब तक मिस्टर ए एम्प्लॉय नहीं थे। अगर मिस्टर ए ने ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर इस ड्यूरेशन में शेयर्स लिए तो यहाँ पर देखा जाएगा कि कंपनी की इंटेंशन मिस्टर ए को रिटेन करने की थी या मिस्टर ए से फंड्स रेज करने की थी। अगर रिटेन करने की थी, ऐसी स्कीम दी गई थी जहाँ पर मिस्टर ए को शेयर्स मिले कि मिस्टर ए कंपनी के पास रिटेन रहेंगे कम से कम 1 साल तक, फिर मिस्टर ए को मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, मिस्टर ए ने तो बाज़ार में इस ड्यूरेशन में, एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में बाज़ार में से शेयर्स परचेज कर लिए थे, तो भैया तब मिस्टर ए को मेंबर कंसीडर किया जाएगा। जॉब छोड़ने के बाद मिस्टर ए ने अगर शेयर्स परचेज किए इस ड्यूरेशन में तो भी मिस्टर ए को मेंबर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब जॉब छोड़ दी तो एम्प्लॉय है ही नहीं मिस्टर ए, तो कंपनी उनको रिटेन करने के लिए तो शेयर्स नहीं दे रही, राइट, तो भैया तब भी मेंबर कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब प्री ज्वाइनिंग पीरियड में अगर शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं तो मेंबर कंसीडर किया जाएगा, जो 200 मेंबर्स वाली लिमिट है उसमें कंसीडर किया जाएगा। पोस्ट ज्वाइनिंग पीरियड के, पोस्ट रेजिग्नेशन पीरियड के अंदर अगर शेयर ले रखे हैं तो भी मेंबर कंसीडर किया जाएगा। कहता है जॉब पीरियड में अगर शेयर्स एक्वायर करें मिस्टर ए ने तो भैया इंटेंशन देखी जाएगी। अगर इंटेंशन है रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर्स दिया टू रिटेन, तो इंटेंशन है रिटेंशन, तो भैया मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंटेंशन है टू रेज द फंड्स, तो मेंबर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वैसे आपके मैं
नॉलेज के लिए बता दूं कि आपकी बुक में तो सिर्फ इतना दिया हुआ है, लेकिन इतने में आपको प्राइवेट कंपनी का जो सार है वो तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सारा समझा रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, एक प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी केस में। फिर जी प्राइवेट कंपनी केस में जो लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, कहता है वो नंबर ऑफ मेंबर्स पर है, नॉट ऑन द नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। इट मीन्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी डिबेंचर होल्डर्स में बी मोर देन 200। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द शेयर कैपिटल या टर्नओवर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कितनी भी हो सकती है शेयर कैपिटल या टर्नओवर। फिर जी प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते, तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि लिस्टेड कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स तो ओपनली सेल परचेज हो ही नहीं सकते ना, पब्लिक इंटरफेरेंस तो है ही नहीं ना। क्योंकि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकती, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल नहीं है। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, कहता है जी लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर। प्राइवेट कंपनीज़ में पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसका मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है, आ जाइए जी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लोज 71 में। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत आसान है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आपको काफ़ी दिक्कत आई होगी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बहुत आसान है। कहता है पब्लिक कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है। अगर कंपनी प्राइवेट नहीं है तो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एंड विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पर भी नहीं किया हुआ। पब्लिक कंपनी के केस में भी अभी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं की हुई। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, A private company which is the subsidiary of a public company is also deemed to be a public company. सब्सिडरी क्या होता है वो आगे समझाऊंगा, फिलहाल के लिए ये याद रखिए कि अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब एक पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को होल्ड किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, तो जो प्राइवेट कंपनी है इसको भी पब्लिक कंसीडर किया जाएगा, डीम्ड टू बी पब्लिक। चाहे वो प्राइवेट कंपनी एक्चुअल में पब्लिक नहीं है, बट उसे कुछ प्रोविजंस के अंदर पब्लिक कंपनी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। लिमिट किस केस में, प्राइवेट कंपनी केस में कितने हो सकते हैं, 200 मैक्सिमम। ठीक, फर्दर एटलीस्ट 7 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट द पब्लिक कंपनी, जबकि प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स की जरूरत थी। देयर इज नो लिमिट ऑन द शेयर कैपिटल टर्नओवर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वो तो प्राइवेट कंपनी के केस में भी कितनी भी शेयर कैपिटल हो सकती है प्राइवेट कंपनी की, कितनी भी टर्नओवर हो सकती है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकती है, तो पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड कंपनी। नेवर बी लिस्टेड, नेवर बी लिस्टेड। ठीक है, बाकी मैं इसे ये नहीं कहूँगा एग्जैक्टली नेवर बी लिस्टेड। अब कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट की जा सकती है, लेकिन वो अभी आपके स्कोप से बाहर है, अभी मत उस पर ध्यान दीजिए। अभी के लिए याद रखिए नेवर बी लिस्टेड। कहता है लिस्टेड मे और मे नॉट बी लिस्टेड। पब्लिक कंपनी चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स लिस्ट करवा सकती है, तो मे बी लिस्टेड। चाहे तो अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ना करवाए, तो पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और में भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी क्या मान के चलेंगे, हमेशा अनलिस्टेड रहती है, और अनलिस्टेड रहती है तो इन कंपनीज के ऊपर ना तो सिक्योरिटी लॉज एप्लीकेबल, ना ही सेबी के रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल। अगर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो सिक्योरिटी लॉज भी एप्लीकेबल है कंपनी लॉ के साथ साथ, प्लस सेबी के रूल्स रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल है। ठीक है, इन तीनों केस में सिक्योरिटी लॉज या सेबी के रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होते।
Public company cannot put restriction in its article of association regarding the transferability of securities. तो पब्लिक कंपनी की सिक्योरिटीज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में तो स्पेसिफिक है कि प्राइवेट कंपनी तभी कंसीडर की जाएगी जब उसकी सिक्योरिटीज़ की ट्रांसफरेबिलिटी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो। अब बात आती है जी वन पर्सन कंपनी की। वन पर्सन कंपनी, वन मैन आर्मी, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा। तो भैया पहले वन पर्सन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। कहता है वन पर्सन कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी विच हैज़ ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। कायदे से देखा जाए तो दो ही तरह की कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक। कहता है प्राइवेट कंपनी भी दो तरह की हो सकती है, वन पर्सन कंपनी या फिर अदर। वन पर्सन कंपनी जहां पर मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, वन। अदर काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी जहां मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी जहां पर कितने मेंबर हो सकते हैं। तो इवन अ वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी बट अ स्पेशल काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, छोटी प्राइवेट कंपनी जहां पर सिर्फ एक ही मेंबर होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई बंदा एज ए सोल प्रोप्राइटर काम करता था तो उसको भी लालच दिया गया, भैया कंपनी फॉर्म में काम करना और किसी को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल अपनी कंपनी बना, एक सिंगल मेंबर मिल अपनी कंपनी बना सकता है और कंपनी फॉर्म बिजनेस के बेनिफिट ले। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो रिकॉग्नाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो सबको ऑर्गेनाइज करे, सारे कंपनी फॉर्म में काम करे। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म बिजनेस को डिस्क्लोजर्स तो देने पड़ते हैं ना रेगुलर बेसिस पर। अपनी बैलेंस शीट है, एनुअल रिटर्न्स है, वो सब तो आरओसी को फाइल करनी ही पड़ती है। तो गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स जाएगी काम की। तो गवर्नमेंट इसलिए प्रमोट करती है कि कंपनी फॉर्म बिजनेस में काम करो। तो जी वन पर्सन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जहाँ पर सिर्फ एक ही मेंबर होगा। ये जो वन पर्सन कंपनी का जो कंसेप्ट है ना, ये फर्स्ट टाइम कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले जो कंपनी लॉ थे उसके अंदर ये वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जी जो ये जे ईरानी कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, उस कमेटी ने ही वन पर्सन कंपनी का रिकमेंडेशन दी थी और ये कहा गया था कि यार ये छोटी कंपनी होगी जहाँ पर स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो कंपनी फॉर्म में काम करेगा, तो यार इनके लिए जो लीगल कंप्लाइंसेस है कम रखिए और लीगल कंप्लाइंसेस की कॉस्ट भी कम रखिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना हो इनके लिए, तो इनके लिए कंपनी लॉ में स्पेशल प्रोविजंस दीजिए ताकि ये रिलैक्स्ड मोड में काम कर सके। तभी तो एक सोल प्रोप्राइटर कंपनी के फॉर्म में काम करना प्रेफर करेगा। अगर आप ज़्यादा कंप्लाइंसेस डाल देंगे उसके ऊपर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे चीज़ें, तो फिर ये आपका कंसेप्ट फेल हो जाएगा, फिर सोल प्रोप्राइटर कंपनी फॉर्म बिजनेस में काम नहीं करेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी इज ऑल्सो ए वन पर्सन कंपनी इज ऑल्सो प्राइवेट कंपनी। अच्छा, मेंबर जो है वन पर्सन कंपनी का, दैट शैल बी अ नेचुरल पर्सन। ठीक, देखिए वैसे तो कंपनी फॉर्म बिजनेस में हम कहते हैं मेंबर में भी नेचुरल पर्सन, आप जैसे मेरे जैसे, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है। बट प्राइवेट कंपनी के केस में कहा गया मेंबर शैल बी नेचुरल पर्सन ओनली। और वो भी कैसा नेचुरल पर्सन, कहता है हु शैल बी इंडियन सिटीजन। तो वो इंसान शैल बी इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया क्या मतलब है, कहता है जो कि कम से कम 182 डेज इंडिया में रुका हो इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं कहूँ कि आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं 2020 में, तो भैया आप वन पर्सन कंपनी तभी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जब आप 2019 में इंडिया में 182 या ज़्यादा, तो मिनिमम 182 डेज़ के लिए इंडिया में आप स्टे किया आपने। ठीक है, ऐसा है ना, मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैंने मान लिया कि आई एम सिटीज़न ऑफ इंडिया, लेकिन मैं ज़्यादातर टाइम बाहर ही घूमता रहता हूँ बिज़नेस पे। लेट्स से कि इंडिया में तो मैं रुका सिर्फ 40-50 दिन और पूरे साल बाहर ही घूमता रहा, तो उस केस में मुझे रेजिडेंट इन इंडिया कंसिडर नहीं किया जाएगा इस
पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा क्योंकि मेरे पास इंडिया में वोटिंग पावर है, लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया कंसीडर कब किया जाएगा? जब मैं इंडिया में कम से कम कितना टाइम रुकूँगा पिछले साल, 182 डेज़ और मोर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइवेट कंपनी का एक ही मेंबर हो, 1% कंपनी का एक ही मेंबर हो सकता है। दैट मेंबर शैल बी नेचुरल पर्सन, दैट नेचुरल पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट नेचुरल पर्सन शैल ऑल्सो बी रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर या फिर आपको असेसमेंट ईयर या कुछ और दिया जा सकता है, कैलेंडर ईयर दिया जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, इंडिया में कम से कम कितने दिन, 182 डेज़ का स्टे। इट मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ द सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी एंड कैन बिकम द मेंबर ऑफ 1% कंपनी। और क्योंकि 1% कंपनी का एक ही मेंबर हो सकता है, वो माइनर तो नहीं हो सकता, बिकॉज माइनर कैनॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो अ माइनर कैनॉट बी द मेंबर ऑफ 1% कंपनी, नोर ही और शी कैन बी बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स इन 1% कंपनी। ठीक है, तो जी ये तीनों के मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस दे रखे हैं। आई थिंक ये डिफरेंसेस बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 3 है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे थोड़ा सा आपको दोबारा से एक बार रिवाइज तो कराना पड़ेगा, व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज़ पब्लिक कंपनी। ठीक है जी, चलिए वैसे मैं ये अभी कवर करवा लेता हूँ। सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ये क्या कह रहा है? सेक्शन 3 ने कहा कि जी अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी है तो जी मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, 1% कंपनी बनानी है तो मिनिमम 1 मेंबर होना चाहिए। ठीक, तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। यहाँ मैक्सिमम दे रखे हैं 200, यहाँ पर तो जी 1 का ही कंसेप्ट है, यहाँ मैक्सिमम अनलिमिटेड, लेकिन मिनिमम 7, यहाँ मिनिमम 2। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड गए, मतलब लेस देन 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, लेस देन 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर इससे कम गए तो जी आपको टाइम दिया जाएगा 6 महीने का, 6 मंथ्स का, कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा से मेंबर्स इंक्रीज़ करो। मान के चलो प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर थे, ए और बी की डेथ हो गई तो कौन रह गया? खाली ए रह गया। तो जी टाइम दिया गया 6 मंथ्स का कि जी 6 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा मेंबर्स कम से कम 2 करो। पब्लिक कंपनी है तो दोबारा मेंबर्स कम से कम 7 करो। अगर 6 मंथ्स के बाद भी ये पता होते हुए कि नंबर ऑफ मेंबर्स जितने रिक्वायर्ड है उससे कम है कंपनी में, मान के चलिए पब्लिक कंपनी है और 5 ही मेंबर रह गए किसी वजह से, ठीक, 2 मेंबर या तो डेथ हो गई या फिर जो 2 मेंबर थे वो अपने शेयर्स बाकी बचे 5 मेंबर्स को बेचकर बाहर चले गए, तो पता चल रहा है जी 5 ही मेंबर रह गए और इन मेंबर्स को पता है कि हम लोग लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं, और 6 महीने के अंदर ये मेंबर्स इंक्रीज़ भी नहीं कर पाए, 7 तक भी नहीं ले जा पाए, और जो उसके बावजूद ये काम करते रहे, पता होते हुए कि वी आर लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स, उसके बावजूद भी ये काम करते रहे, तो जी सज़ा, क्या सज़ा? पहले मैं पढ़ दूँ पूरा सेक्शन। If at any time number of members of a company is reduced, in case of public company below 7, in case of private company below 2, and the company carries on the business for more than 6 months, कहता है 6 महीने तक काम करते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, हमने 6 महीने दे दिया आपको, लेकिन 6 महीने के बाद भी काम करते रहे ये जानते हुए कि वी आर लेस देन रिक्वायर्ड, तो एवरी पर्सन हु इज़ द मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम that it so carries on the business after those 6 months and is cognizant of the fact, उसे ये बात पता है कि we are less than 7 in case of public company and less than 2 in case of private company, तो कहता है फिर जो कंपनी वाला स्टेटस है, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड रिस्क, उसे हटा लिया जाएगा, और जो बचे हुए मेंबर्स हैं
भैया दे शैल बी सिवियरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मे बी सिवियरली सूड देयर ऑफ। तो भैया फिर वो पार्टनरशिप वाला केस कंसिडर कर लिया जाएगा कि कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी है उसके लिए जो बचे हुए मेंबर्स है वो खुद ही लायबल है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाला कंसेप्ट हटा लिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट विथ सेक्शन 8 कंपनी। होपफुली प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जितना मैंने समझाया हूँ आपकी बुक में तो सिंगल वर्ड लाइन की डेफिनेशंस दी हुई है, लेकिन जितना मैंने समझाया आई थिंक उससे बाहर तो एमसीक्यू नहीं पूछा जाएगा। टेक केयर।